आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है बायोलॉजी चैप्टर 1 का, जिसका नाम है सेल। और हम लोग कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग देख लेते हैं श्वसन नहीं होगा। ये प्रोटीन संश्लेषण इसका आंसर है, उत्सर्जन में नहीं होगा। और ये कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में नहीं होगा। अब इसको हम इस तरह से याद करेंगे ताकि हम लोग को भूलने में बहुत दिक्कत हो और ज़्यादा समय तक याद रह सके, ताकि हमारे एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो। तो इसको प्रोटीन संश्लेषण को अगर इस तरह से हम लोग याद करें कि कोशिका के राइबोसोम की अनुपस्थिति में अगर हमारे शरीर में मान लीजिए अगर हम कुछ नहीं खाते तो हमें प्रोटीन नहीं मिले। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन नहीं बने। और अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन, जंतु कोशिका के सबसे बड़े घेरे को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। केंद्रिका झिल्ली भी नहीं होगा और ये कोशिका भित्ति भी नहीं होगा और ये टोनोप्लास्ट। अब हम लोग इसको कुछ पॉइंट टू द पॉइंट देखते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों लगभग सेम ही है। और ये केंद्रिका झिल्ली, ये झिल्ली भी ये भी है, तो इसमें भी हमको कंफ्यूज नहीं होना। और केंद्रिका झिल्ली, ये केंद्र मतलब सेंटर का बोल रहा है। ठीक है, और इसका आंसर होता है कोशिका झिल्ली। और कोशिका भित्ति, इसको भी आंसर नहीं मानेंगे और ये भी आंसर नहीं, टोनोप्लास्ट। अब इसको हम लोग इस तरह से याद करेंगे, कोशिका झिल्ली। अगर मान लीजिए किसी चीज को हम बाहरी सुरक्षा दें तो वो झिल्ली मतलब झिल्ली की तरह से अगर किसी चीज को हम लोग सुरक्षा दें तो वो हमारे जंतु कोशिका के सबसे बड़े घेरे को कहते हैं कोशिका झिल्ली। आप लोग अपना तरीका से भी अगर मान लीजिए किसी तरह का ऐसा लगता है कि हमको इस तरह से याद हो जाता है तो आप लोग उस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे जीवों को जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं, ये आंसर भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इसका आंसर सही है। अब प्रोकैरियोटस। ठीक है, अब हम लोग वैसे जीवों को जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। अब ये प्रो एक मान चलिए आजकल क्या है ना, प्रो मैक्स चाहे तो प्रो कोई मॉडल मोबाइल का है तो वो एडवांस होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटस यानी प्रोकैरियोटिक एक है ना, ये जंतु कोशिका में नहीं यानी कि पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो ये नाम का प्रोकैरियोटिक्स है लेकिन ये पाए जाते हैं पादप कोशिका में। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि नाम के प्रो है लेकिन ये प्रो नहीं मतलब कि विकसित नहीं होता है। तो वैसे जीव जिनमें कोशिका झिल्ली, अब ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में। तो ये हो गया जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में प्रोकैरियोटिक्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि नहीं पाई जाती है, कहते हैं और प्रोकैरियोटस यानी कि कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में नहीं पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। अब ये राजधानी हम लोग को जितनी जानकारी रहेगी उतनी हम आसानी होगी। अब ये जंतु कोशिका, ये गलत, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब ये यूकैरियोटिक सेल, ये तो पाया जाता है एनिमल सेल में। ठीक है, अब इसका सही होता है पादप कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ये भी एक तरह से क्या बोलते हैं पादप कोशिका में होती है लेकिन इसका अर्थ अलग होता है। अब राजधानी का मतलब होता है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स पाया जाता है पादप कोशिका में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद करें कि राजधानी यानी कि रस और पानी के रस होता है पानी की तरह। तो हम लोग ये मान सकते हैं याद करने के ट्रिक के तौर पर कि पादप कोशिका यानी कि राजधानी वैक्यूल्स में पादप कोशिका पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका राजधानी पाई जाती है तो पादप कोशिका यानी कि
कोशिका में ही पाए जाते हैं, जिसको राजधानी पादप कोशिका इस तरह से भी हम लोग याद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आमतौर पर याद करने का तरीका ये है राजधानी यानी रस, और ज्यादातर पानी पेड़ में पाया जाता है यानी पादप कोशिका में। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला यानी कि 5वां क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं। तो जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। और एक बता देना चाहता हूँ कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। इसको याद कर सकते हैं आप, डीएनए 3 है, जीन ये 2 है और ये 3, और इसमें सब में देख सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ही है, ये 3 है और ये 2, जी न 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को देखते हैं, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो अगर हम लोग अगर हम लोग जानते हैं तो किसी भी चीज की जो वृद्धि होती है वो हमारे सेंट्रोसोम यानी केंद्रक से होती है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और हमारे देखेंगे कि शरीर में, हमारे बॉडी में किसी तरह का चेंजेस आता है तो वो हमारे दिमाग में ही यानी कि दिमाग से ही कंट्रोल होता है। तो अगर इस तरह से हम लोग याद करें तो उसका वृद्धि यानी किसी तरह का प्रोग्रेस या फिर किसी भी तरह का कोई भी चीज हो तो वो केंद्र यानी कि सेंट्रोसोम कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका वृद्धि होती है। तो कोशिका वृद्धि होती है पार्ग में। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कोशिका वृद्धि कैसे होती है? पार्ग में। तो ये कोशिका वृद्धि के अगर हम लोग डायग्राम देखें, स्ट्रक्चर मतलब डायग्राम यानी फिगर, तो वो एक बाहर की तरफ जाते रहती है, तो जो पार हो जाती है उसको ही पार्ग में, ठीक है। पार्ग में कोशिका वृद्धि होती है पार्ग में, ठीक है। तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर 2-3 बार पढ़ लेना बढ़िया से तो हम लोग को जहन में याद हो जाता है बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं। तो जाल को कहते हैं अंततः प्रदवई जालिका, ठीक है। तो वो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले नलिकाओं के जाल, अगर हम देख सकते हैं तो किसी तरह मतलब नाली या जाल की तरह जो बोल रहा है तो वो द्रवई जालिका, इसमें भी जाल है, इसमें भी जाल है। अब ये खाली आपको याद रखना पड़ेगा कि कोशिका में द्रव पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं, ये जाल क्या करते हैं? अतः प्रदवई जालिका, ये भी जाल, ये भी जालिका। तो हम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। ये हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं, रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। अब इसको हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि क्रोमोप्लास्ट का मतलब कलर कैसा होता है? रंगीन। तो इसको पर याद रखेंगे क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। इसको इस तरह से याद करेंगे, केंद्रक द्रव। हम लोग इस तरह से शॉर्टकट याद रखेंगे ताकि ज्यादा दिनों तक याद रख सकें। इनमें से कौन सा चयनात्मक पारगमय झिल्ली? तो अगर हम देखेंगे पारगमय झिल्ली तो ये पहले हमारा क्या था? क्वेश्चन था झिल्ली, और ये आंसर में हमारा था, तो अब बदल गया, अब क्या हो गया? कोशिका झिल्ली, ठीक है। ए बी इसका आंसर हो जाएगा। पारगमय कैसा होता है? कोशिका झिल्ली पारगमय। ये टोनोप्लास्ट नहीं होगा, कोशिका भित्ति भी नहीं होगा, और ये केंद्रिका झिल्ली भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित कोशिकाओं में किससे आत्मघाती की थैली यानी या तो आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये कोशिका को अगर कोई कोशिका काम नहीं करती तो उसको नष्ट कर देती है, और इसीलिए इसे ये खुद फट जाती है और आसपास के सभी कोशिकाओं को मार देती है, जिसके कारण इसके आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो इसका हो जाता है विसरण। ठीक है, इसका आंसर है विसरण। अब हम लोग इसको किस तरह से याद करें, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग किस तरह से इसको याद करें, मान लीजिए कभी कभी गैसों में क्या होता है ना कि विष के तरह भी एक कुछ जहरीला चीज फैल जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है या फिर दम घुटने लगता है। तो विष की गैस कैसा होता है, कभी कभी विष की तरह विसरण। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। जब किसी जीवित कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में डाल जाए तो क्या होगा। अब इसका आंसर हो जाएगा कोशिका में संकुचित हो जाएगा। अब इसका हम लोग इस तरह से याद करेंगे कि किसी को अति पराशरी, अगर मतलब किसी को अति ज्यादा दिक्कत में डाला जाए, अति ज्यादा परेशान किया जाए तो वो क्या होता है, टूट जाता है, संकुचित हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो इसका आंसर ये कोशिका संकुचित हो जाएगी। इसको इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पौधों के मूल के द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, तो ये रासायन। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब इसको याद किस तरह से रखेंगे कि पौधों में मूल के द्वारा जल का अवशोषण, मतलब अगर हम किसी पौधे में पानी दे डालते हैं या फिर इसको पटाना भी बोलते हैं कि किसी पौधे में पानी पटाते हैं, तो पानी पटाना व परासरण द्वारा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा 15 चैप्टर 1 सेल का जो था बायोलॉजी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ आएगा, और किसी तरह का कोई परेशानी होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।